नमस्कार। बच्चों में ढेर सारी एनर्जी होना तो आम बात है, लेकिन कई बार मन में ये सवाल आता है कि भाई ये जो इतनी उछलकूद है, ये सिर्फ बचपन की मस्ती है या फिर कहीं ये हाइपर एक्टिविटी का कोई संकेत तो नहीं। आज की इस प्रस्तुति में हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई माता पिता और देखभाल करने वालों को परेशान करता है। मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है या बस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है? ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर इसका जवाब ढूंढना ही किसी बच्चे की सही मदद करने का पहला कदम है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में हम ये समझेंगे कि एक एनर्जेटिक बच्चे और एक हाइपर एक्टिव बच्चे के बर्ताव में वो कौन से बुनियादी फर्क हैं। देखिए, ये स्लाइड इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है एनर्जेटिक बच्चा जो जरूरत पड़ने पर शांत बैठ सकता है, थोड़ा आराम करने या एक रूटीन में आने पर शांत हो जाता है और अपनी उम्र के हिसाब से फोकस भी कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ हाइपर एक्टिव बच्चा थके होने के बावजूद लगातार चलता फिरता रहता है। शांत माहौल में भी टिककर बैठना उसके लिए एक जंग जैसा होता है, और ये बेचैनी सिर्फ घर में नहीं बल्कि स्कूल में, बाहर, मतलब हर जगह दिखाई देती है। तो मेन पॉइंट है कंट्रोल और कंसिस्टेंसी का। तो ठीक है, व्यवहार के फर्क को समझने के बाद अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और बात करते हैं उन खास संकेतों की। हमारे दूसरे सेक्शन में हम जानेंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और उन आम उलझनों पर भी बात करेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। यहाँ कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो पोटेंशियल हाइपर एक्टिविटी की तरफ इशारा कर सकते हैं, जैसे बिना आराम किए लगातार हिलते डुलते रहना, एक जगह बैठने या किसी चीज पर ध्यान लगाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना, बिना सोचे समझे कुछ कर देना, अपनी बारी का इंतजार करने में दिक्कत आना और बहुत ज्यादा बोलना या दूसरों की बात काटना। अगर ये चीजें लगातार दिख रही हैं तो इन पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और यहीं पे एक बहुत बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। कभी-कभी एक जैसा दिखने वाला व्यवहार असल में बिल्कुल अलग कारणों से हो सकता है, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया है। एडीएचडी और सेंसरी प्रोसेसिंग की चुनौतियां, दोनों में बच्चा बेचैन दिख सकता है, लेकिन एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जबकि सेंसरी प्रॉब्लम में बच्चा बाहरी चीज़ों जैसे तेज आवाज़ या कपड़ों की चुभन से परेशान होता है। यहाँ तक कि उनके नखरों या टैंट्रम्स की वजह भी अलग होती है। एडीएचडी में सेल्फ कंट्रोल की कमी, तो सेंसरी इशू में ओवरवेल्म हो जाना। और ये जानना जरूरी है क्योंकि दोनों को संभालने के तरीके भी अलग-अलग होंगे। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि किसी एक घटना से कोई नतीजा ना निकालें। असल में एक्सपर्ट्स समय के साथ और अलग-अलग जगहों पर, जैसे घर पर, स्कूल में, दोस्तों के साथ, व्यवहार के पैटर्न को देखते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी ही असली कुंजी है। तो ठीक है, अगर ये पैटर्न लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारे तीसरे सेक्शन में हम डायग्नोसिस यानी निदान के रास्ते पर बात करेंगे। जानेंगे कि वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं। डायग्नोसिस का रास्ता इन 4 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले अपने बच्चों के डॉक्टर से बात करें। दूसरा, विजिट के लिए तैयारी करें, मतलब सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। तीसरा स्टेप है इवैल्यूएशन प्रोसेस, जिसमें कुछ टेस्ट और बातचीत होती है। और आखिर में डायग्नोसिस के आधार पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और सपोर्ट का प्लान मिलता है। डॉक्टर से मिलने जाने से पहले थोड़ी तैयारी कर लेने से ना बात बहुत आसान हो जाती है। यह स्लाइड एक बहुत अच्छी चेकलिस्ट है। घर और स्कूल में जो भी लक्षण या परेशानियां दिख रही हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें। हाल में अगर कोई बड़ा बदलाव या तनावपूर्ण घटना हुई है तो उसके बारे में भी नोट्स बना लें। बच्चा जो भी दवाएं या सप्लीमेंट्स ले रहा है उसकी जानकारी और स्कूल के हाल के रिपोर्ट कार्ड्स, ये सब डॉक्टर को पूरी पिक्चर समझने में बहुत मदद करते हैं। अब इस इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान एक शब्द सुनने को मिल सकता है, साइको एजुकेशनल इवैल्यूएशन। नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे का आईक्यू टेस्ट, पढ़ाई लिखाई में उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट और उसके ध्यान और याददाश्त को मापने वाले टेस्ट शामिल होते हैं। इससे एडीएचडी और डिसलेक्सिया जैसी लर्निंग डिसेबिलिटीज को पहचानने में मदद मिलती है। अच्छा, तो एक बार जब स्थिति साफ हो जाए तो सबसे जरूरी चीज होती है एक सही सपोर्ट प्लान। तो चलिए अब चौथे सेक्शन में देखते हैं कि एक अच्छे सपोर्ट प्लान में क्या-क्या शामिल होता है। देखिए, एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान में कई पहलू होते हैं। इसमें दवाएं हो सकती हैं जो एडीएचडी के लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं।
बिहेवियरल थेरेपी होती है जो बच्चों को अच्छी आदतें और ऑर्गेनाइज्ड रहना सिखाती है। स्कूल में भी कुछ मदद मिल सकती है, जैसे एक आईईपी या 504 प्लान के जरिए। और अगर साथ में एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी कोई और समस्या है तो उसके लिए भी थेरेपी दी जाती है। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिन्हें घर पर तुरंत अपनाया जा सकता है, क्योंकि घर का माहौल सबसे ज्यादा मायने रखता है। घर पर सपोर्ट की नींव होती है, एक तय रूटीन। जब बच्चे को पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है तो उसे एक तरह की सुरक्षा और एक ढांचा महसूस होता है। इससे उसकी बेचैनी और बिना सोचे समझे काम करने की आदत कम होती है। यहाँ कुछ बहुत ही कारगर टूल्स हैं जो घर पर काम आ सकते हैं। एक तय डेली शेड्यूल बनाइए, बड़े कामों को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट दीजिए। नियम और उनके नतीजे दोनों साफ साफ बताइए। अच्छे व्यवहार और कोशिशों की तारीफ जरूर कीजिए। स्क्रीन टाइम को लिमिट में रखिए ताकि बच्चा ओवर स्टिमुलेट ना हो, और रोजमर्रा की चीजों जैसे स्कूल बैग और कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में उसकी मदद कीजिए। बच्चों को खुद को शांत करने के तरीके सिखाना भी बहुत जरूरी है, जैसे गहरी सांस लेना, या जब बहुत गुस्सा आए तो 10 तक गिनना, एक स्ट्रेस बॉल का इस्तेमाल करना, या फिर घर में एक शांत कोना बनाना जिसे काम कॉर्नर कह सकते हैं, जहां वो परेशान होने पर जा सके। और हाँ, सपोर्ट की बात हो तो हम खाने पीने को कैसे भूल सकते हैं। सही न्यूट्रिशन यानी पोषण इस पूरी पहेली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ बताती है कि क्या खिलाना है और क्या कम करना है। लीन प्रोटीन जैसे अंडे, मछली, बीन्स, साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, रंग बिरंगे फल और सब्जियां, और हेल्दी फैट्स जैसे नट्स और एवोकाडो, ये सब डाइट में शामिल करें। और दूसरी तरफ मीठे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सफ़ेद ब्रेड जैसी रिफाइंड कार्ब्स और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाने की चीज़ों को कम से कम करें। अब चलिए अपने नज़रिए को थोड़ा बदलते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि हाइपर एक्टिव बच्चे अक्सर क्रिएटिव, कल्पनाशील, जिज्ञासु और नए-नए आइडियाज से भरे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों की ताकत को भी पहचानें और उसे बढ़ावा दें। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज बच्चे की किस एक खूबी या ताकत का जश्न मनाया जा सकता है? इस पॉजिटिव सोच के साथ हम बच्चों को बेहतर ढंग से समझने और उनका साथ देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं।